साथियों नमस्कार। हम राजस्थान के इतिहास में गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में अध्ययन कर रहे थे और इस वंश में अब तक हमने कुछ शासकों का अध्ययन कर लिया है। जैसे सबसे पहले हमने इस वंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम के बारे में पढ़ा। फिर उनके बाद में हमने जो अगले शासक पढ़े थे वे थे ककुस्थ। ककुस्थ के बाद में हमने अगले जो शासक का अध्ययन किया है वह है देवराज। देवराज के उपरांत हमने वत्सराज। वत्सराज के बाद में नागभट्ट द्वितीय और नागभट्ट द्वितीय के बाद में रामभद्र और रामभद्र के बाद में हमने मिहिर भोज तक गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों का अध्ययन कर लिया है। अब इस आज की कक्षा में हम मिहिर भोज के पुत्र महेंद्रपाल प्रथम और महेंद्रपाल प्रथम के दो पुत्र भोज द्वितीय और महिपाल प्रथम के बारे में अध्ययन करेंगे। महेंद्रपाल प्रथम की अगर हम कालक्रम की बात करेंगे तो ये सन 885 में शासक बने और 910 ईस्वी सन तक ही शासक रहे हैं। ये मिहिर भोज और चंद्र भट्टारिका के पुत्र थे। अब देखिए विद्यार्थियों, परीक्षा में कभी भी इनके कालक्रम या फिर इनके माता पिता के बारे में नहीं पूछा जाता है। ये केवल हमारी समझ बढ़ाने के लिए हमें इनका अध्ययन कर रहे हैं कि हमें पता होना चाहिए कि कोई शासक किस कालक्रम में रहा है और उनका संबंध किस शासक से रहा है, इसलिए हम इनके माता पिता के बारे में अध्ययन करते हैं। महेंद्रपाल प्रथम के दो पुत्र थे भोज द्वितीय और महिपाल प्रथम। हम जब आगे इस बात को पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि गुर्जर प्रतिहार वंश में भी उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हुआ है और वो संघर्ष हमें महेंद्रपाल प्रथम के पुत्र भोज द्वितीय और महिपाल प्रथम के बीच में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार महेंद्रपाल प्रथम के दो पुत्र थे भोज द्वितीय और महिपाल प्रथम। अगर हम महेंद्रपाल प्रथम की उपाधि की चर्चा करें, अब देखिए विद्यार्थियों, अक्सर परीक्षा में इन्हीं क्षेत्रों से आपके सवाल पूछे जाते हैं कि वो किसी एक शासक का नाम दे देंगे आपको और फिर आपसे पूछेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि इस शासक से संबंधित नहीं है। तो हमें जो उपाधियां जो उपनाम है वो हमें अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। अगर हम महेंद्रपाल प्रथम की उपाधि की बात करेंगे तो इनको प्रतिहार वंश का अंतिम प्रतापी शासक माना जाता है। हालांकि इनके बाद में इनके जो पुत्र थे दूसरे महिपाल प्रथम वो भी प्रतापी शासक थे, लेकिन अधिकांश इतिहासकार इस मत पर एकमत है कि जो जालोर शाखा के भीनमाल है उन भीनमालों में जो अंतिम अवस्था में जो सबसे योग्य शासक थे वे महेंद्रपाल प्रथम थे, इसलिए इनको प्रतिहारों का अंतिम प्रतापी शासक कहा गया है। जो गुर्जर प्रतिहार वंश से जुड़े अभिलेख हैं उन अभिलेखों में इन्हें परम भट्टारक महाराज धीराज परमेश्वर की उपाधि दी गई है। आपने उपाधि पहले भी पढ़ी है जब हम पढ़ रहे थे नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय भी वे शासक हैं जिन्होंने परम भट्टारक महाराज धीराज की उपाधि ली है और यही उपाधि बाद में आपके महेंद्रपाल ने भी ली है। एक आपके हम देखते हैं कि महेंद्रपाल प्रथम के राज दरबारी थे राजशेखर। राजशेखर ने एक पुस्तक लिखी थी विद्यशाल भंजिका और विद्यशाल भंजिका में इनको एक उपाधि दी जिसका नाम है रघुकुल तिलक। तो जो रघुकुल तिलक जो उपाधि है वह उपाधि आपके महेंद्रपाल प्रथम से जुड़ी हुई है। इसी प्रकार राजशेखर की पुस्तक है बाल भारत। इस बाल भारत में महेंद्रपाल प्रथम को रघु ग्रामणी अर्थात जो रघुवंश के शासक हैं उनमें सबसे अग्रणी कहा गया है। राजशेखर ने ही इनको निर्भय नरेश, निर्भय राज, निर्भय नरेंद्र और रघुकुल चूड़ामणि की उपाधि दी है। तो देखते हम यहाँ पर कुछ उपाधियां तो इनको उनके अधीनस्थ जो दरबारी आपके कवि है राजशेखर उन्होंने ही दी है। अब इसमें देखिए कई बार परीक्षा में पूछते हैं कि महेंद्रपाल प्रथम की निम्नलिखित उपाधि में से वो कौन सी उपाधि है जो राजशेखर ने उन्हें दी है। तो यहाँ पर देखिए कई सारी उपाधियां हैं, निर्भय नरेश, निर्भय राज, निर्भय नरेंद्र, रघुकुल चूड़ामणि, रघुकुल तिलक और रघु ग्रामणी। ये सारी सारी उपाधियां महेंद्रपाल प्रथम को उनके दरबारी जो आपके कवि हैं साहित्यकार है राजशेखर ने दी है। बी.एन. पाठक ने इनको जो अंतिम महान हिंदू सम्राट माना उत्तरी भारत का और इन्होंने ही महेंद्र युद्ध और महिषपाल जैसी उपाधियां ग्रहण की है। तो आप इस स्लाइड में आसानी से देख पा रहे हैं कि महेंद्रपाल ने किस प्रकार से अपनी उपाधियां ली है। अब जो उपाधियां हैं आप इन्हें रटे नहीं। इन उपाधियों से हमें एक बात समझ में आ जाती है कि कोई शासक तभी उपाधियां लेता है जब वो योग्य हो, जब वो सांस्कृतिक क्षेत्र में या फिर हम कह सकते हैं कि आपके सैनिक क्षेत्र में या फिर अन्य उपलब्धियों में, जब अन्य क्षेत्रों में उसकी उपलब्धियां महान होती है तभी उस शासक को विभिन्न प्रकार की उपाधि से विभूषित किया जाता है। तो जी उपाधि इन्होंने ली है इस बात को संकेत है कि निश्चित रूप से गुर्जर प्रतिहार वंश के एक महान शासक रहे हैं। अगर हम महेंद्रपाल प्रथम के विजय अभियानों को देखेंगे तो आप इस भारत के मानचित्र में देख पा रहे हैं कि हर दिशा में इन्होंने अपना विजय अभियान किया है। जैसे जो आपके आधुनिक पूरी पंजाब का क्षेत्र है वह पूरी पंजाब का क्षेत्र महेंद्रपाल प्रथम ने जीता है। इसी प्रकार जो झांसी और अवध
जिनकी वर्तमान अवस्थिति आपके उत्तर प्रदेश में। इन उत्तर प्रदेश के जो झांसी और अवध क्षेत्र है, उनको जीतने का श्रेय भी आपके महेंद्रपाल प्रथम को दिया जाता है। गुजरात का जो क्षेत्र है काठियावाड़ और खेटक क्षेत्र, ये खेटक क्षेत्र भी इन्होंने जीता है। और इस बात की जानकारी हमें गुजरात में एक अभिलेख मिला है जिसको हम बोलते हैं ऊना अभिलेख, और उस ऊना अभिलेख में लिखा हुआ है कि स्थानीय शासक बल वर्मा और उनके बाद में अवंती वर्मा, ये दोनों ही, बल वर्मा और अवंती वर्मा, ये दोनों ही आपके महेंद्रपाल प्रथम के अधीनस्थ शासक थे। इससे ये बात पता लग रही है कि अधीनस्थ शासक अगर ये महेंद्रपाल प्रथम के होंगे तो जाहिर सी बात है कि क्षेत्र पर किसका अधिकार माना जाएगा, महेंद्रपाल प्रथम का माना जाएगा। हालांकि महेंद्रपाल के जो पिता थे मिहिर भोज, मिहिर भोज ने ही इनसे पहले ये क्षेत्र जीत लिया था। हमने मिहिर भोज के काल में पढ़ा था कि उन्होंने भी काठियावाड़ क्षेत्र को जीता है और वहां पर भी बल वर्मा उनके अधीनस्थ शासक थे। तो अपने पिता द्वारा जीते गए क्षेत्र पर उन्होंने, महेंद्रपाल प्रथम ने अधिकार रखा है। अगली विजय की अगर हम चर्चा करेंगे तो हमें इनकी बिहार विजय की जानकारी मिलती है। बिहार के अंदर दो अभिलेख मिले हैं, एक तो रामगया का अभिलेख और एक गुनेरिया का अभिलेख। इसी प्रकार झारखंड का एक अभिलेख है जिसको बोलते हैं ईटखोरी का अभिलेख। इन तीनों अभिलेखों में इस बात की पुष्टि होती है कि महेंद्रपाल प्रथम ने बिहार क्षेत्र को जीता है। जो पाल वंश के शासक है नारायण पाल, आप देखते आ रहे हो कि गुर्जर प्रतिहारों का निरंतर संघर्ष हो रहा है, एक तो पाल वंश के शासकों से और एक आपके राष्ट्रकूट के वंश के शासकों से। तो जो महेंद्रपाल प्रथम है, इनके समय पाल वंश के शासक थे नारायण पाल, और नारायण पाल को पराजित किया था महेंद्रपाल प्रथम ने। इस बात की जानकारी हमें एक पहाड़पुर लेख से मिलती है जो बंगाल में, और ये अभिलेख महेंद्रपाल प्रथम का है। ये प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पत्र में पूछा गया है कि किस गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक अभिलेख हमें पहाड़पुर से वर्तमान बंगाल से प्राप्त हुआ है, तो वो आपके शासक हो जाएंगे महेंद्रपाल प्रथम। मध्य प्रदेश में अवस्थिति है प्राचीन काल जिसको मालवा कहा गया था। मालवा के अंदर एक शासक थे वाघपति, ये वाघपति भी महेंद्रपाल प्रथम के अधीनस्थ शासक थे। इस जानकारी की जो पुष्टि है वह ग्वालियर में स्थित सिमडोनी अभिलेख से हो जाती है। तो मालवा और ग्वालियर क्षेत्र के जो भाग हैं उन भाग पर भी महेंद्रपाल प्रथम का अधिकार रहा है। तो अगर आप इन चीजों को एक बार रिवाइज करेंगे तो आपको नजर आएगा कि जो ये पूर्वी पंजाब है, झांसी अवध का क्षेत्र है, काठियावाड़ गुजरात वाला क्षेत्र है, बिहार वाला क्षेत्र है, बंगाल वाले क्षेत्र है, मालवा वाला क्षेत्र है, इन सारे क्षेत्रों को विजित करने के श्रेय आपके, ये अपने पूर्वज द्वारा विजित किए गए क्षेत्र पर नियंत्रण रखने का श्रेय महेंद्रपाल प्रथम को दिया जाता है। गुर्जर प्रतिहार वंश का अध्ययन करते हैं तो हमें वहां पर एक नाम नजर आता है राजशेखर। सबसे पहले आप इस बात को समझने का प्रयास करें, राजशेखर गुर्जर प्रतिहार वंश के केवल एक शासक के दरबारी नहीं है। महेंद्रपाल प्रथम और उनके बाद उनके दोनों पुत्र भोज द्वितीय और महिपाल प्रथम, इन तीनों के समय दरबारी साहित्यकार की भूमिका राजशेखर ने निभाई है। परीक्षा में जब पूछा जाए कि राजशेखर संबंध किन शासकों से रहा है तो उसका उत्तर में आपको महेंद्रपाल प्रथम, भोज द्वितीय और महिपाल प्रथम तीनों ऑप्शन को चुनना है, क्योंकि तीनों के कालक्रम में राजशेखर की हमें अवस्थिति नजर आती है। राजशेखर ने कई सारे ग्रंथ लिखे हैं जिनके बारे में प्रत्येक एग्जाम में कहीं ना कहीं प्रश्न पूछा ही जाता है। जैसे इन्होंने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्यशाल भंजिका, बाल भारत, ध्यान रखेंगे बाल भारत को ही प्रचंड पांडव कहा जाता है, बाल रामायण, हरविलास और भुवन कोश, ये सारे के सारे जो ग्रंथ है वो आपके राजशेखर ने लिखे हैं। इसमें आप कर्पूर मंजरी का नाम विशेष तौर से याद रखेंगे, क्योंकि इस कर्पूर मंजरी में ये बात लिखी गई है कि राजशेखर महेंद्रपाल के गुरु हैं। इसी पुस्तक में जो कोल मार्ग की तांत्रिक है उनके सिद्धांतों का उल्लेख है। इस पुस्तक की जो भाषा वो प्राकृत है। इस कर्पूर मंजरी को ही राटक नाम से जाना जाता है। जैसे बाल भारत को प्रचंड पांडव के नाम से जाना गया है, उसी प्रकार कर्पूर मंजरी को राटक नाम से भी जाना जाता है। जो आपके ये महेंद्रपाल प्रथम है, महेंद्रपाल प्रथम के सबसे पहले हमने इनकी सामान्य परिचय की बात कर ली। उसके बाद में इन्होंने किन किन उपाधियों को धारण किया है, जिनको किन किन नामों से जाना गया है, उन सारी बातों की चर्चा की है। उसके बाद में उनके विजय अभियानों को देखा है कि इन्होंने किन किन क्षेत्रों को जीता है। और सबसे अंत में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है राजशेखर, तो इस स्लाइड में राजशेखर से जुड़ी हुई सारी बातें आपको नजर आ जाएगी। राजशेखर के बाद में हम बात करते हैं भोज द्वितीय की। हमने पहले ही पढ़ लिया है, माफ कीजिए, जो आपके महेंद्रपाल प्रथम है, महेंद्रपाल प्रथम बाद हम बात करेंगे भोज द्वितीय की। हमने पहले ही पढ़ा था कि जो महेंद्रपाल है उनके दो पुत्र थे, एक का नाम था आपके भोज द्वितीय और एक का नाम आपका हो जाएगा महिपाल प्रथम। इन दोनों पुत्रों में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष होता है, और उस संघर्ष में जो पहले जो शासक बनते हैं वो थे भोज द्वितीय। इन्होंने मात्र 3 वर्ष तक शासन किया था, 910 से लेकर 913 के मध्य इन्होंने शासन किया है।
अपने भाई के साथ संघर्ष हो रहा था, तो उस संघर्ष में कलचुरी वंश के शासक हैं कोकिल देव। कलचुरी वंश शासक आपके कोकिल देव ने इनका सहयोग किया था। इस बात की जानकारी हमें बिलहारी अभिलेख से मिलती है। अब आप इसको रटे नहीं। एक है प्रतिहार वंश के शासक की सहायता एक कलचुरी वंश का शासक क्यों करेगा? तो इस प्रश्न का उत्तर में कहा नजर आएगा, जब हम मिहिर भोज के बारे में पढ़ रहे थे। जब हम मिहिर भोज के बारे में पढ़ रहे थे तब हमने एक बात यहां पढ़ी थी कि मिहिर भोज ने आधुनिक जो आपके हम बोल सकते हैं छत्तीसगढ़ और बिहार वाला भाग है, वहां पर एक शासन करता था आपके कलचुरी वंश। और कलचुरी वंश के शासक थे जिनका नाम था गुणाम बोधी। उस गुणाम बोधी को परास्त करके उसको भूमिदान देकर अपना अधीनस्थ शासक मिहिर भोज ने बनाया। और गुणाम बोधी के बाद में कलचुरी वंश के जितने भी शासक आए हैं महिपाल प्रथम तक, वो सारे के सारे शासक आपके प्रतिहारों के अधीनस्थ रहे हैं। तो प्रतिहारों के अधीनस्थ रहने की वजह से हमें ये बात नजर आती है कि जो कलचुरी नरेश कोकिल देव है, इस कोकिल देव ने भोज द्वितीय का सहयोग किया। ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया है कि भोज द्वितीय किस शासक की सहायता से राजगद्दी पर आसीन हुए? तो उसका उत्तर हो जाएगा आपके कोकिल देव। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। भोज द्वितीय ने मात्र आपके 3 वर्ष शासन किया और भोज द्वितीय के बाद में शासक बनते हैं महिपाल प्रथम। इनका कालक्रम हमें 914 से लेकर 943 के बीच में नजर आता है। अब यहां पर एक बात याद रखेंगे, जिस प्रकार भोज द्वितीय कलचुरी वंश के शासक कोकिल देव की सहायता से शासक बना है, उसी प्रकार महिपाल प्रथम को राजगद्दी प्राप्त करवाने के लिए चंदेल वंश के शासक हर्षदेव ने सहयोग किया है। अब यहाँ पर फिर एक बात उठती है कि प्रतिहार वंश के शासकों को सहयोग चंदेल वंश शासक क्यों कर रहे हैं? हमने पढ़ लिया है कि आधुनिक बुंदेलखंड का क्षेत्र, वहां पर प्राचीन काल में चंदेल वंश के शासक शासन करते थे और इन शासकों को पराजित करने का श्रेय मिहिर भोज को जाता है। मिहिर भोज ने चंदेल वंश के शासक जय शक्ति को परास्त किया था और इस पराजय के बाद में चंदेल वंश के शासक भी कलचुरी वंश के शासकों के समान गुर्जर प्रतिहारों के अधीनस्थ शासक हो गए हैं। तो जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि भोज द्वितीय का सहयोग कलचुरी नरेश कोकिल देव ने किया है, उसी प्रकार महिपाल प्रथम का सहयोग चंदेल वंश शासक हर्षदेव ने किया है। इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखें। अगर हम महिपाल प्रथम की उपाधियों की चर्चा करें तो हमें कई सारी उपाधि नजर आती है, जैसे विनायकपाल, हेरम्बपाल, सिद्धिपाल। जो खजरो अभिलेख है उस खजरो अभिलेख में ही इनको सिद्धिपाल कहा गया है। अल मसूदी, ये एक अरबी यात्री है जिनके बारे में आगे पढ़ेंगे। अरबी यात्री जो आपके अल मसूदी हैं और ये महिपाल प्रथम के समय आए थे। इससे पहले आपने एक अरबी यात्री पढ़ा था जिसका नाम था सुलेमान, और मैंने आपको पढ़ाया था कि जो सुलेमान अरबी यात्री है ये मिहिर भोज के समय आपके भारत आए थे। इसी प्रकार जो अल मसूदी है ये आपके महिपाल प्रथम से भारत आए थे और इन्होंने बहुर शब्द का इस्तेमाल किया है। ये बहुर शब्द महिपाल प्रथम को रेखांकित करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। इन्हें ही आर्यवर्त का महाराज धीराज कहा गया है। ये आर्यवर्त का महाराज धीराज उपाधि बाल भारत में है और ये बाल भारत पुस्तक किसने लिखी है? राजशेखर ने। मैंने पहले कहा था आपके राजशेखर है, महेंद्रपाल प्रथम, इसके बाद में आपके भोज द्वितीय और महिपाल प्रथम तीनों के समय रहे हैं। तो राजशेखर ने कुछ उपाधि आपके महेंद्रपाल को भी दी है और कुछ उपाधि आपके महिपाल को भी दी है। तो आर्यवर्त का महाराज धीराज ये उपाधि उन्होंने बाल भारत में महिपाल प्रथम को दी है। इसी प्रकार आप देखिए जो रघुकुल मुकुटमणि है, जिसका मतलब होता है रघुवंशी रूपी मोतियों में मणि के समान। हम देखते हैं कि गुर्जर प्रतिहार अपना आप रघुवंशी मानते हैं, तो रघुवंश रूपी मोतियों में मणि के समान अर्थात रघुकुल मुकुटमणि, ये उपाधि बाल भारत में राजशेखर ने महिपाल को दी है। अगर हम राजशेखर दी गई उपाधि एक बार वापिस देखें तो राजशेखर ने कुछ उपाधि आपके महेंद्रपाल प्रथम को दी है और कुछ उपाधि आपके महिपाल प्रथम को दी है। तो सबसे पहले अगर हम महेंद्रपाल प्रथम को कौन कौन सी उपाधि दी उनकी बात करेंगे तो सबसे पहले जो हमें उपाधि नजर आती है वो आती है रघुकुल चूड़ामणि। इसके बाद में जो दूसरी उपाधि है वह है रघुकुल तिलक। इसके बाद में जो तीसरी उपाधि है वह है रघु ग्रामणी और रघु ग्रामणी के बाद में जो चौथी उपाधि नजर आती है वो है निर्भय नरेश। आप निर्भय नरेश बोल दीजिए, निर्भय राज बोल दीजिए, दोनों बात एक ही है। तो रघुकुल चूड़ामणि, रघुकुल तिलक, रघु ग्रामणी और निर्भय राज, इन चारों उपाधियों का इस्तेमाल राजशेखर ने महेंद्रपाल प्रथम के लिए किया। इसी प्रकार राजशेखर ने महिपाल को भी कुछ उपाधि दी है और महिपाल को जो उपाधि दी है उनमें हमें जो पहली उपाधि नजर आती है वो है रघुकुल मुकुटमणि। रघुकुल मुकुटमणि
आप ध्यान रखेंगे इस रघुकुल के नाम से 3-4 उपाधि हो गई है। रघुकुल तिलक, रघु ग्रामणी और आपके रघुकुल मुकुटमणि, ये उपाधि सब अलग अलग है। रघुकुल मुकुटमणि उपाधि आपके महिपाल को दी गई है। इसी प्रकार से जो आपके आर्यवर्त का महाराज धीराज, आर्यवर्त का महाराज धीराज, ये उपाधि भी आपके महेंद्रपाल, माफ कीजिए, महिपाल प्रथम को दी गई है। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि जो आपके महेंद्रपाल प्रथम है उनको जो उपाधि दी गई है वो है रघुकुल तिलक, रघु ग्रामणी, रघुकुल चूड़ामणि और निर्भयराज। इसी प्रकार महिपाल को दी गई उपाधि में पहली है रघुकुल मुकुटमणि और दूसरी है आर्यवर्त का महाराजा धीराज। अब हम इनके विजय अभियानों को देखते हैं कि उन्होंने किन के क्षेत्र को जीता है। सबसे पहले महिपाल प्रथम ने जितने भी क्षेत्र जीते हैं उन सारी बातों को जानकर हमें पंच पांडव नामक पुस्तक से मिलती है, और हम पढ़ चुके हैं ये पुस्तक किसने लिखी है, आपके राजशेखर ने लिखी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि महिपाल प्रथम की जितने भी विजय अभियान हैं उन सब की जानकारी उनके दरबारी साहित्यकार या दरबारी कवि राजशेखर से प्राप्त होती है। इन्होंने कलचुरी वंश के शासक भीमदेव इनको परास्त किया। हम पढ़ते आ रहे हैं मीर बोध से कलचुरी वंश के शासक एक प्रकार से प्रतिहारों के अधीनस्थ रहे हैं। और हम अब देखेंगे जो कलचुरी क्षेत्र के शासक है भीमदेव, भीमदेव के बाद में एक और नाम आता है भामन, ये दोनों ही शासक आपके महिपाल प्रथम के अधीनस्थ थे। तो इससे पता लग रहा है कि जो कलचुरी क्षेत्र है वो महिपाल प्रथम के सभी भी प्रतिहारों के अधीन ही रहा था। इस बात की जानकारी हमें केहला अभिलेख से मिलती है जिसमें कहा गया है कि भीमदेव ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में महिपाल प्रथम के अधीनस्थ शासक रूप में कार्य किया। नर्मदा नदी के आसपास एक जाति है आपके मुरल जाति, इस जाति को परास्त करने का श्रेय भी आपके महिपाल को दिया जाता है। हालांकि अतिशयोक्ति हो सकती है लेकिन राजशेखर अपने ग्रंथों में कहता है कि केरल क्षेत्र पर भी नियंत्रण इसका था। हालांकि कुछ इतिहासकार इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं क्योंकि वे दरबारी साहित्यकार है, तो हो सकता है अपने राजाओं के बारे में बढ़ चढ़कर बात बोल रहा हो। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ स्रोतों का तो पूरा ध्यान है वो राजशेखर ही है, तो हम राजशेखर के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे हैं। तो उसमें ये बात कही गई है कि केरल क्षेत्र पर भी इसने अधिकार किया था। पंजाब क्षेत्र में जो कुलूत और रमट क्षेत्र है वे भी आपके महिपाल प्रथम ने जीता था। काठियावाड़ क्षेत्र, ये तो हम मीर बोध से पढ़ता आ रहे हैं कि मीर बोध के समय जो उना अभिलेख है जिसमें कहा गया है कि जो बलवर्मा है वो उनके अधीनस्थ थे। फिर हमने महेंद्रपाल प्रथम के समय पढ़ा था कि जो उना अभिलेख वो कहता है कि बलवर्मा और अवंती वर्मा ये दोनों उनके अधीनस्थ शासक थे। अब वहां गुजरात में एक लेख मिलता है हड़ला लेख, उसमें ये बात बोली गई है कि चाप वंशी शासक था धरणीसा, ये महिपाल प्रथम के अधीनस्थ शासक था। और इसमें बात कही गई है कि काठियावाड़ का क्षेत्र भी आपके महिपाल प्रथम के अधीन था। तो काठियावाड़ का क्षेत्र, पंजाब क्षेत्र, कलचुरी क्षेत्र, नर्मदा घाटी क्षेत्र और केरल क्षेत्र को इन्होंने विजित किया है। अब बात करते हैं राष्ट्रकूटों की। हम देख रहे हैं कि वत्सराज से ही, नागभट्ट प्रथम से ही आपके कई बार आपके प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के बीच में संघर्ष हुए हैं। महिपाल प्रथम को भी राष्ट्रकूटों से संघर्ष करना पड़ा है। राष्ट्रकूटों इस समय शासक थे आपके इंद्र तृतीय, और इंद्र तृतीय के समय आपके महिपाल प्रथम का संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में इंद्र तृतीय विजय रहे हैं और महिपाल प्रथम पराजित हुए हैं। आप ध्यान रखेंगे इस संघर्ष में महिपाल प्रथम पराजित हुए हैं। इस बात की जानकारी हमें गुजरात में एक ताम्रपत्र लेख है, काम्बे लेख। ताम्रपत्र का मतलब होता है, मान लीजिए कोई ताम्रपत्र है उस पर कोई बात लिखी गई है तो वो हो जाएगा ताम्रपत्र लेख। अब ये लेख हमें कहां से मिला है, काम्बे क्षेत्र से मिला है, और काम्बे क्षेत्र कहां है, गुजरात में। तो इसको बोल दिया गुजरात का काम्बे ताम्रपत्र लेख। इस अभिलेख में हमें इंद्र तृतीय की जीत और महिपाल प्रथम की पराजय की जानकारी मिलती है। इसी प्रकार हम कन्नड़ के जब कवि पढ़ते हैं भारतीय इतिहास में तो वहां पर एक कवि है पंप, उन्होंने एक रचना की थी पंप भारत की। इस रचना में भी आपके महिपाल प्रथम की पराजय और इंद्र तृतीय की आपके विजय की जानकारी मिलती है। हालांकि जब ये इंद्र तृतीय से पराजित हो गए तो कुछ समय के बाद में महिपाल प्रथम ने कन्नौज को पुनः जीत लिया। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि प्रारंभिक संघर्ष में कन्नौज को ये हार जाते हैं इंद्र तृतीय से, लेकिन जब इंद्र तृतीय वापस अपने क्षेत्रों को ओर जाता है तो महिपाल प्रथम ने कन्नौज क्षेत्र को फिर से जीत लिया था। महिपाल प्रथम ने कन्नौज क्षेत्र को फिर से जीता है। अब ये बात आपने याद तो कर ली, इस बात को आपने रट तो लिया, लेकिन कई बार परीक्षा में एक सवाल पूछते हैं कि महिपाल प्रथम ने कन्नौज क्षेत्र को जीता है, इस बात की जानकारी हमें किन किन स्रोतों से मिलती है। तो हमें वो स्रोत भी पढ़ने पड़ते हैं जिनसे बात एकदम क्लियर हो जाएगी कि महिपाल प्रथम ने पुनः कन्नौज क्षेत्र को जीता है। तो आप इस स्लाइड को देखिए, कन्नौज विजय के प्रमाण। महिपाल प्रथम ने कन्नौज क्षेत्र फिर से जीता है, इस बात का क्या प्रमाण है। तो जो पहला प्रमाण है वो अल मसूदी है। हमने पहले ही कहा था अरबी यात्री है जो महिपाल प्रथम समय आए हैं, ये कहता है कि जो बौर है वो बल्लर का विरोधी है। तो जो बौर शब्द है वो महिपाल प्रथम के लिए इस्तेमाल किया गया है और बल्लर शब्द आपके राष्ट्रकूटों के लिए इस्तेमाल किया गया है। ऐसा ही शब्द आपने पहले भी पढ़ा है।
जब सुलेमान आया था तो सुलेमान एक शब्द का इस्तेमाल करता है जुर्ज। ये जुर्ज प्रतिहार वंश के शासकों के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो जुर्ज शब्द का इस्तेमाल तो सुलेमान ने किया है और बौर और बलहर शब्द का इस्तेमाल अल मसूदी ने किया है। असंख्य प्रश्न पत्रों में यह प्रश्न आपको पूछा जा चुका है और सामान्य सी बात है। अल मसूदी ने इस बात को संकेत किया है कि राष्ट्रकूटों के संघर्ष में महिपाल प्रथम विजयी रहा है। इसके बाद में सेमेसर की पुस्तक है चंड कौशिकम। इस चंड कौशिकम में बात लिखी गई है कि महिपाल प्रथम ने करनात क्षेत्र को जीता और इतिहासकार इस करनात क्षेत्र का समीकरण आधुनिक कर्नाटक से लगाते हैं। इसी प्रकार जो आर.सी. मजूमदार जो हमारे इतिहासकार हैं उन्होंने भी यही कहा है कि हर्षदेव के सहयोग से महिपाल प्रथम ने कन्नौज जीता। ये हर्षदेव कौन है? ये हर्षदेव आपके चंदेल वंशी शासक हैं जो किसके सहयोगी थे? आपके महिपाल प्रथम के सहयोगी थे और हर्षदेव के सहयोग से ही महिपाल प्रथम ने राजगद्दी को प्राप्त किया था। एक ग्रंथ है आपके हुद उल आलम। इस ग्रंथ में एक बात लिखी गई है कि कन्नौज के महिपाल प्रथम के आज्ञा भारत के अधिकांश शासक मानते थे। तो ये ग्रंथ भी इस ओर संकेत कर रहा है कि कन्नौज फिर से जीत ली है महिपाल प्रथम ने। जो 400 अभिलेख है, इस 400 अभिलेख में लिखा गया है कि महिपाल प्रथम के गुल सामंत है भट्ट। हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जो चौहान हैं, जो गुइल हैं, जो परमार हैं, ये शासक गुर्जर प्रतिहारों के आरंभिक काल में सामंत थे और ऐसे ही गुल सामंत आपके सामंत भट्ट। इसमें बात कही गई है कि अपने स्वामी के लिए दक्षिण के शत्रु हराया। जो दक्षिण के जो शत्रु हैं, दक्षिण के शत्रु में हमें गुर्जर प्रतिहारों के एक ही शत्रु का नाम याद आता है, वंश का नाम आता है, वो है राष्ट्रकूट। इस राष्ट्रकूट को पराजय करने का श्रेय 400 लेख आपके सामंत भट्ट को देते हैं। तो आपके अल मसूदी की बात हो गई, चंड कौशिकम की बात हो गई, आर.सी. मजूमदार का कथन हो गया, या हुद उल आलम ग्रंथ हो गया, ये 400 अभिलेख हो गया। ये सारे के सारे जो साहित्यिक और आपके अभिलेख की साक्ष्य हैं इस बात की ओर संकेत करते हैं कि कन्नौज फिर से जीता है आपके महिपाल प्रथम ने। अब हम थोड़ी सी अल मसूदी की बात कर लेते हैं। अल मसूदी एक अरबी यात्री थे जो 915 के आसपास आपके भारत आए थे और इस समय भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन था और शासक थे आपके महिपाल प्रथम। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक का नाम है मुरुज उल जवाहिर। इस पुस्तक का नाम आप जरूर याद रखें। और अल मसूदी ने कहा था कि जो बौर है वो बलहर का विरोधी है। तो यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं, तो बौर महिपाल प्रथम को संकेत करती है और बलहर आपके राष्ट्रकूटों को संकेत करता है। अल मसूदी ने कुछ कथन बोले हैं। अल मसूदी ने कहा कि बौर अर्थात महिपाल प्रथम के पास 4 प्रकार की सेनाएं थी और हर सेना में 7 से 9 लाख सैनिक थे। इन 4 प्रकार की सेनाओं में उन्होंने एक सेना तो उत्तर पश्चिम में नियुक्त कर रखी थी और इसका उद्देश्य था कि उत्तर पश्चिम में होने वाले जो मुस्लिम आक्रमण है उनको रोकना, और दूसरी सेना उन्होंने दक्षिण में नियुक्त कर रखी थी और इस सेना का उद्देश्य था दक्षिण में जो राष्ट्रकूटों का आक्रमण होते हैं उनसे अपने साम्राज्य की सुरक्षा करना। तो ये जो सारी बातें हैं वो बातें हमें अल मसूदी से जानकारी मिलती है। जब हम महिपाल प्रथम पढ़ते हैं तो उसके हमने कई सारे सामंत पढ़े। इस स्लाइड में मैंने कोशिश की कुछ सारे सामंत आपको एक जगह मिल जाए। जैसे कलचुरी वंश, कलचुरी वंश के भीमदेव और भामन ये दोनों ही आपके महिपाल प्रथम के सामंत थे। चंदेल वंश जो बुंदेलखंड पर शासन कर रहा था उसके हर्षदेव ये भी इनके सामंत थे। हर्षदेव ने उनको राजगद्दी दिलाने में भी सहयोग किया है और इसी हर्षदेव ने दक्षिण में राष्ट्रकूटों को परास्त करने में भी सहयोग दिया है। गुइल वंश के साथ आपके शासक थे सामंत भट्ट। सामंत भट्ट भी आपके महिपाल प्रथम के अधीनस्थ थे और 400 अभिलेख के अनुसार इन्होंने भी राष्ट्रकूटों को पराजित करने में महिपाल प्रथम का सहयोग किया है। इसी प्रकार चाप वंशीय धरणी शाह जो महिपाल प्रथम की ओर से कहां शासन करते थे? आधुनिक गुजरात में स्थान आपके काठियावाड़, वहां शासन करते थे। तो चाप वंशी धरणी शाह, कलचुरी वंशी भामन और भीमदेव, चंदेल वंशी हरदेव और गुइल के सामंत भट्ट, ये सभी आपके सामंत रह चुके हैं आपके महिपाल प्रथम के। महिपाल प्रथम के साम्राज्य के अंतिम दिनों में हमें गुर्जर प्रतिहार वंश का विघटन नजर आता है और महिपाल प्रथम के बाद में जितने भी शासक आए वो सब अयोग्य थे और हम देखते हैं कि महिपाल प्रथम की मृत्यु के बाद में गुर्जर प्रतिहार वंश का साम्राज्य का तीव्र गति से विघटन होता है। अब ये साम्राज्य विघटन क्यों हुआ? उसका सबसे प्रमुख कारण था कि हमने शुरुआत में पढ़ा था कि जो महिपाल प्रथम है, इन महिपाल प्रथम को राष्ट्रकूटों के शासक थे इंद्र तृतीय, इनसे संघर्ष करना पड़ा। हालांकि जब इंद्र तृतीय वापिस अपने क्षेत्र की ओर चले गए तो उन्होंने कन्नौज को फिर से जीत लिया, लेकिन महिपाल प्रथम के अंतिम दिनों में एक अन्य राष्ट्रकूट वंश शासक थे कृष्ण तृतीय, देखो अब नया नाम आया, कृष्ण तृतीय ने आक्रमण किया था। और इस कृष्ण तृतीय आक्रमण के बाद में साम्राज्य की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि जो अधीनस्थ सामंत थे वो स्वतंत्र होने लगे। जैसे चंदेल वंश के शासक, कलचुरी वंश के शासक, परमार वंश के शासक, ये धीरे धीरे गुर्जर प्रतिहार शासकों के जो नियंत्रण था उससे मुक्त हो गए और उन्होंने जिन क्षेत्र पर उनका अधिकार था
वहां उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया। तो गुर्जर प्रतिहारों के जो साम्राज्य के विघटन है वो हमें महिपाल प्रथम के अंतिम समय से नजर आता है, और महिपाल प्रथम के बाद आने वाले शासकों में ये अवस्था और तेज गति से बढ़ती चली गई। अब हम अगली क्लास में जो गुर्जर प्रतिहार वंश से जुड़ी अंतिम क्लास होगी उसमें गुर्जर प्रतिहार वंश के अन्य शासकों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।